वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, तो आप सबको अपना ध्यान थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना बनता है क्योंकि आपके महीने एग्जाम्स है। तो क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाने की या फिर किसी भी रीजन से आपकी पढ़ाई का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। एज आई कैन फील कि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ सर्दियों में, तो आई जस्ट विश कि आप सभी लोग बीमार ना हो। यूपीएससी स्टूडेंट्स एटलीस्ट है ना, आप लोगों का गैप ना चला जाए। सब वैसे तो मीनवाइल कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि आपको एग्जाम देना है और आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो आपको तो कम से कम नहीं होना। ठीक है, चलिए आज हमें जो पढ़ना था वो चैप्टर क्या था? 28 चैप्टर है हमारा, न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको बोला जा रहा है। तो हम क्योंकि हिंदी मीडियम के हैं, हमारी हेडिंग होनी चाहिए 28 न्यायिक सक्रियता। अगर आप में से किसी को जुडिशियल एक्टिविज्म लिखना है तो वो भी लिख सकता है, फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 28 चैप्टर है आपका न्यायिक सक्रियता। अच्छा, सेम अगर जैसे कि हम इससे पहले हमने जो पढ़ा था न्यायिक समीक्षा, तो हमने पढ़ा था कि वो कहां से अडॉप्ट की गई या कब कैसे कब शुरुआत हुई, इसमें मायने क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना, इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी भूमिका क्या है, किस किस लिए है, इनका कार्य स्ट्रक्चर क्या है, कार्य प्रणाली क्या है इनकी, चलिए इनके अधिकार क्षेत्र क्या है, इनकी शक्तियां क्या है ना, इनके कर्तव्य क्या है। तो इसकी जो शुरुआत है अमेरिका से हुई थी। जो न्यायिक सक्रियता की बात कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। 1947 की बात है ये। वहां पे थे एक ऑथर, शेल्टर ऑथर, नाम एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, जगह तो बता दूंगी। तो वो एक शिक्षा प्रदायक भी थे उस समय को, जब ये इस बात को उन्होंने बोला था। तो 1947 की बात है, तब ये हुआ था। हमारे यहाँ अडॉप्ट ये बाद में किया गया, जाहिर सी बात है क्योंकि अडॉप्टेड है तो पहले तो कहीं और ही किया गया था। तो कहां से अडॉप्ट किया गया? या अमेरिका से अडॉप्ट किया गया था। बेसिकली छोटा छोटा पहले हल्का हल्का जान लेते हैं ना, भूमिका बना लेते हैं कि है क्या ये चैप्टर। एक्चुअली में छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर। जो है, जो शब्द है आपकी न्यायिक सक्रियता, ये इसी पे बेस्ड है सब कुछ। तो एक्चुअली में क्या है कि जो न्यायिक सक्रियता शब्द है, इसका क्या काम या फिर क्या क्या उद्देश्य है। बेसिकली जैसे जो कार्यपालिका है या फिर जो विधायिका है ना, तो वो अपना काम एकदम प्रॉपर तरीके में कर रहे हैं, सही से संचालित हो पा रहा है, कार्य संचालन सही से हो रहा है, कुछ वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी रीजन से, इवन चाहे वो खुद से दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, ना करना चाह रहे हो काम, इस वजह से कुछ गलतियां हो रही है, उनके स्ट्रक्चर में कुछ गलतियां आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, वो प्रॉपर एक फ्लो जो होता है काम करने का, जो तरीका होता है, वे ऑफ वर्किंग का जो भी चीज है, वो प्रोसीजर के थ्रू नहीं हो पा रहे हैं काम, जो होने चाहिए एक्चुअली में वो नहीं हो रहे हैं। तो न्यायिक सक्रियता इसलिए है ताकि उन दोनों की देखरेख किया जा सके, निगरानी की जा सके, उनको सही काम जो है, सही करने का जो तरीका है और जो काम एक्चुअली में करने का, उनको जो उनकी ड्यूटीज है उनको प्रॉपर्ली फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। और ये कौन करता है बाध्य? इनको न्यायिक सक्रियता के तहत ही कार्यपालिका और विधायिका बाध्य हो पाते हैं कि उनको जो एक काम है, जो जिस वे में करना है, जिस तरीके को अपना के करना है और जो काम करना है, वो सभी करने के लिए कौन बाध्य करेगा? उनको करेगी न्यायिक सक्रियता बात करेगी। तो ये कब और कहां से लिया गया? एक्चुअली में ये अमेरिका में कब स्टार्ट हुआ? ये 1947 में। ठीक है, अमेरिका में ये शब्द जो था न्यायिक सक्रियता जो शब्द है, ये अमेरिका में 1947 से स्टार्ट हुआ था। भारत में आया था ये आपका शब्द थोड़ा सा लेट, यानी कि 1970 में आया है भारत में। एक पूरी बेंच थी, बेंच यानी कि पीठ, या मतलब चार वो व्यक्ति हैं इसमें जिन्होंने अपने अपने मतलब व्यक्ति न्यायाधीश है वैसे तो, ठीक है, न्यायाधीश। तो वो न्यायाधीश हर व्यक्ति मतलब जो भी कुछ किसी पोस्ट पे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब नेचुरल है कि व्यक्ति होते हैं पहले। तो वो चार जो है न्यायाधीश, उन्होंने इसके विषय में बोला, न्यायिक सक्रियता के विषय में बोला। हमारे भारत देश में तब से वो आई है, लेकिन जो अमेरिका में थी ये 1947 में किसके थ्रू आई थी? ये एक इतिहासकार थे, ऑर्थर शेल्स करके कुछ था उनका नाम, ऑर्थर शेल सिंगर।
मेरे हिसाब से यही है। थोड़ी बहुत अगर नाम में कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार चेक जरूर कर लेना। मेरे को इतना ही याद आ रहा है कि ऑर्थर शेक्सपियर सिंगर नाम था उनका, और ये वहां के इतिहासकार भी थे और शिक्षा देने वाले भी थे, है ना। तो ये क्या थे, अगर लिखना चाहो तो इतिहासकार, है ना, और शिक्षा देने वाले, है ना, शिक्षा प्रदान करने वाले थे, ठीक है। और इतिहासकार भी थे और शिक्षा प्रदायक भी थे। अच्छा, ये क्या 1940 में था, 70 है, बाय मिस्टेक शायद 40 लिख लिया था। चलिए 1970 में यहाँ पे ना 4 न्यायाधीशों की बात की जाएगी। 1970 के दशक के मध्य में आते हैं न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, नाम लिख लें, न्यायमूर्ति, ठीक है, कृष्ण अय्यर, वी.आर. कृष्ण अय्यर, पूरा लिख लो चाहो तो नाम, है, पूरा ही लिखना चाहिए वैसे तो, ना दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर ये लिखने में दिक्कत, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, बा 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 फोर बतक, ठीक है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, दूसरे न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, और तीसरे है न्यायमूर्ति वो चिन्नप्पा रेड्डी, ठीक है। तीसरे कौन है, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी। न्यायमूर्ति से आपको समझ आ रहा है ना, न्यायमूर्ति मतलब कि न्यायाधीश यानी कि जज, है ना। चौथे कौन है, डी.ए. देसाई, ठीक है, डी.ए. देसाई। इन्होंने क्या किया, इन चारों व्यक्तियों ने भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत की, ठीक है। शुरुआत की, है ना, नींव रखी जिसे बोल सकते हो, नींव रखी, है ना। अगर आ जाए कब अपनाया गया, तो 1970 के मध्य में, है ना, 1970 वाला जो दशक था उसके मध्य में, ठीक है। चलिए इसमें चलो कोई न्यायिक सक्रियता का मतलब तो समझ आ गया ना। बेसिकली क्या है कि समाज में जो भी हित हैं, जो अधिकार हैं व्यक्तियों के, नागरिकों को, उनको संरक्षण देना ही न्यायिक सक्रियता का काम है। या न्यायिक सक्रियता क्या है, तो समाज में अधिकारों का संरक्षण है। अगर ऐसा लिखना हो कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो समाज में अधिकारों का संरक्षण, यानी कि जो अधिकार है नागरिकों के, व्यक्तियों के, समाज में, पूरे भारत देश में, तो उनके हितों की सुरक्षा करना है। उनके हितों की कोई अवमानना ना हो, उनके हितों का कोई उल्लंघन ना हो, नागरिकों के हितों के साथ कोई खेल ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनका शोषण ना हो, तो ये सारी चीजों की देखभाल करना हो। कोई गलत कानून ना बनाया जा रहा हो, कानून जो बनाया गया वो सही प्रॉपर वे में बनाया गया है, जो हो रहा है सही तरह से क्रियान्वित हो रहा है, ये सारी चीजें देखना, ये सब किसका काम है, आपके न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है। तो न्यायिक सक्रियता को कई लोगों ने कई तरह से परिभाषित किया है। जैसे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, किसी ने बोल दिया कि न्यायिक सक्रियता जो है वो शक्ति के प्रयोग का एक तरीका है ना। किसी ने डेफिनेशन दे दी, किसी महान व्यक्ति ने ही दी होगी, देखिए अगर किताब में लिखे, क्वालिटी में लिखे, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी ने, तो हम एक आध डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में बोला गया है। इन केस न्यायिक सक्रियता का अगर आपको बड़ा सा लिखने के लिए मेंस में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपके पास थोड़े से शब्द होने चाहिए, थोड़ी सी लाइन होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छा सा आंसर लिख पाए। तो हम अगर न्यायिक सक्रियता के विषय में उसकी परिभाषा के तहत कुछ लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का एक तरीका है, ठीक है। शक्तियों के
प्रयोग का एक तरह बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगी और ना तो पूरी बुक छापनी पड़ जाएगी। न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का एक तरीका है, ठीक है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि है क्या ना। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का एक तरीका है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या किया जाता है? व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, हितों को सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है ना। भाई मार्कर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना रिफिलिंग होने के बाद इससे क्या दिक्कत है? न्यायिक सक्रियता को और क्या क्या बोला गया है? न्यायिक सक्रियता को न्यायिक विधियों का निर्माण करने के लिए है ना, जो न्यायिक विधियां हैं यानी कि जो न्याय के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में भी इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता को विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में भी इसको बोला जाए, किसको? न्यायिक सक्रियता को। न्यायिक सक्रियता न्यायिक निर्णय प्रक्रिया का एक दर्शन है ना। की प्रक्रिया का दर्शन है। क्या क्या आप न्यायिक सक्रियता के लिए शब्द नहीं, क्या क्या आप डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं, क्या क्या मीनिंग समझ सकते हैं, ये है ना। और न्यायिक सक्रियता क्या है? नई अवधारणाओं, सिद्धांतों, है ना, नई नई अवधारणाएं आए या फिर जो कुछ नए सिद्धांत बने, है ना, तो इन सब के लिए क्या है? सूत्र एवं जो भी सहायक कार्य जो भी चीजें होती हैं इनको विकसित करने की एक तरीका क्या हो सकता है इनके? न्यायिक सक्रियता ये करती है कि जैसे कोई कानून बना है या कोई पिछला कानून रहा है, तो उनकी इस प्रकार से व्याख्या करना कि वो इस समय भी एकदम कारगर बने। मान लो कोई कानून पहले समय के लिए पहले बना था, ठीक है, तो इनका क्या काम है कि इस कानून की कुछ इस प्रकार से व्याख्या करें जो आपके संविधान में या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो कानून बना है, तो उसकी ऐसे व्याख्या करना कि वो इस समय जो आपका समय चल रहा है उस समय भी क्या वो लगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लगे। महत्व उनका बना रहे, कहने का मतलब ये है, ऐसा ना लगे कि वो किसी के हित में नहीं आ रहे हैं जो कानून बने हुए हैं, जो पहले बने हुए वो नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो नए सिद्धांत बन रहे हैं या जो नई अवधारणाएं आ रही हैं पूर्व के सिद्धांतों में ही वो क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे चीजों को, ऐसे तो कुछ होगा कि जो नई अवधारणाएं उनको अडॉप्ट करेंगे और पूर्व की जो सिद्धांत बने हुए हैं पहले भी जो मतलब कानून बने हैं उनकी व्याख्या कुछ ऐसे करनी है ना, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते रहेंगे ताकि वो कानून बने रहे और जनता के हितों में भलाई बढ़ती रहे दिन ब दिन, है ना, जनता के हित में कोई तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो नई अवधारणाओं और सिद्धांतों को, है ना, इनको भी समय दर समय क्या करते रहे? अपनाते रहे और इसको प्रक्रिया में लेते रहे, ठीक है। नई अवधारणाओं सिद्धांतों को लिख लेते हैं, इसकी पूरी लाइन कर लेते हैं। विकसित करने की प्रक्रिया, ठीक है। और कोई डेफिनेशन है इसके लिए? अच्छा, हमने पहले पढ़ा था न्यायिक समीक्षा, जो इसका 27 चैप्टर था वो न्यायिक समीक्षा का था। अभी जो 28 चैप्टर है ये न्यायिक सक्रियता है और अगला जो 29 चैप्टर आएगा वो जनहित याचिका है ना, लिटिगेशन याचिका, है ना, जो कोर्ट में याचिकाएं डाली जाती है, लिटिगेशंस डाले जाते हैं, तो जनहित याचिका वो पढ़ेंगे। अच्छा, तो ऑलमोस्ट क्या है जो आपकी न्यायिक समीक्षा है और न्यायिक
सक्रियता, ये दोनों बहुत ज्यादा आपस में मिली जुली या एक समान है, ऐसा बोल सकते हो कि जो न्यायिक सक्रियता है या फिर न्यायिक समीक्षा है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं 1-8% का थोड़ा बहुत अंतर, ठीक है, काफी समानताएं हैं और बीच में एक आध अंतर आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम हेडिंग डाल लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है उसका उद्देश्य क्या है ना, बेसिकली औचित्य क्या है, किस कारण से ये न्यायिक सक्रियता है ना, क्यों न्यायिक सक्रियता आई, क्यों न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया, क्या इसके फायदे होंगे, क्या ये अच्छा इतना काम करेगी जिसकी वजह से इसको अपनाया गया है, कुछ ना कुछ तो देखिए भलाई होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो इस चीज को अडॉप्ट किया गया है। तो बेसिकली न्यायिक सक्रियता का कार्य या इनके उद्देश्य क्या है, तो हेडिंग डाल दीजिए न्यायिक सक्रियता के उद्देश्य, ठीक है, न्यायिक सक्रियता के उद्देश्य, ठीक है, ट्रेनिंग भी चल रही है मेरे, मुझे लगा एक बार चेक कर लूं, दिख तो रही है भाई, दिख रही है, चलिए देखिए क्या होता है कि जब आपकी जो कार्यपालिका है या विधायिका है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, अच्छे से काम नहीं कर पा रही, किसी भी कारणवश वो अक्षम है, सक्षम नहीं है ना, चीजों को करने में अक्षम है, वो जो भी कार्य उनके वो सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सरकार होगी, जो उत्तरदायी सरकार होगी, उत्तरदायी सरकार का मतलब है जिसकी सरकार होगी उस समय, है ना, तो वो उसके क्या चांसेस रहते हैं कि वो ध्वस्त हो जाए, खराब हो जाए, सरकार गिर जाए, है ना, ये मतलब होता है वो उसका जो है उसके पदवी छीन जाए, है ना, क्या होता है कि जब सही से प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं हो पा रही है तो उस सरकार को कौन अडॉप्ट करना चाहेगा या कौन उसको रखना चाहेगा, है ना, जब कोई हित ही नहीं है, इसी तरह जब कार्यपालिका और विधायिका जैसे ही चीजें काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो उसमें क्या, तो इन सब चीजों को देखते हुए, है ना, क्या हुआ कि जब कार्यपालिका विधायिका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, सरकार गिरने के चांसेस हो जाते, तो इसमें न्यायिक सक्रियता का एक रोल आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो कार्यपालिका और विधायिका पर सही काम करने के लिए उन्हें बाध्य बनाए रखती है, उनको बनाया काम सही प्रोसीजर चलने के लिए, उनको प्रॉपर ढंग से चलने के लिए, प्रॉपर वे को फॉलो करते हुए चलने के लिए, और जो काम है एक्चुअल में अपने कर्तव्य को सही से निर्वहन करने के लिए बाध्य करती है, तो इस कारण से भी ये ज्यादा आवश्यक हो जाती है, या इसी कारण से ये अडॉप्ट की गई, जो भी मान सकते हो कारण या फिर उद्देश्य, है ना, या इनके कार्य। तो क्या लिखूं उसमें फिर मैं, इतना समझाने के लिए इसको शॉर्ट में कुछ हेडिंग होनी चाहिए ना इसकी, चलिए लिखते हैं हम, पहला अपने आप से हेडिंग बनाते हैं, ये जो था पूरा 2-3 लाइनें जो समझाई है इसके लिए एक हेडिंग हम सोच लेते हैं, हेडिंग क्या होनी चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा इसमें भी तो दिक्कत हो गई, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कार्यों का निष्पादन ना कर पाना, है ना, ठीक है, ये अगर किसी को इससे ज्यादा अच्छी हेडिंग समझ आएगी तो अपनी हेडिंग लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे दिमाग में भी फिलहाल यही हेडिंग बनी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो मैंने लिख दिया, अगर इससे अच्छी हेडिंग किसी के दिमाग में आ रही तो वो उसको लिख सकता है, ठीक है, चलिए दूसरा क्या उद्देश्य हो सकता है, चलिए नागरिक क्या अपने हितों की रक्षा के लिए कहां जाते हैं, नागरिक न्यायपालिका तो जाते हैं, तो न्यायिक सक्रियता होना आवश्यक बनता है या नहीं बनता है ना, सबसे मेन मुद्दा इसी भी तो बना सकते हो आप कि न्याय जो नागरिक हैं अपने अधिकारों के लिए, नागरिक अपने अधिकारों की आजादी के लिए न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, है ना, न्यायपालिका पर आश्रित होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना,
आश्रित होते हैं, है ना। कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी तरह का उनका शोषण होता है, किसी भी तरह से कोई ऐसी बात होती है जिनसे उनके अधिकार छीनते हैं, तो ऐसे में उनके पास क्या एक तरीका होता है कि भाई वो दौड़ के न्यायालय चले जाते हैं, हाँ? तो अगर न्यायिक सक्रियता नहीं होगी तो ये चीज कैसे हो पाएगी। तो ये काम कहाँ हो रहा है, न्यायपालिका में हो रहा है। तो न्यायिक सक्रियता का होना आवश्यक बनता है या नहीं बनता, न्यायिक सक्रियता का होना लाजमी है या नहीं है ना। तो इसका क्या होगा, ये उद्देश्य हो सकता है, ये कार्य हो सकता है ना, ये दोनों चीजों में लिख सकते हो, कार्य में भी उद्देश्य में भी। चलिए, है ना। और क्या हेडिंग हो सकती है, न्यायाधीश खुद भी इंटरेस्टेड हो न्याय में कि सभी लोगों को न्याय मिले, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। न्यायाधीश खुद समाज सुधार में भागीदारी करना चाहते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 पॉइंट मेरे हिसाब से आ गए हैं, ठीक है। न्यायाधीश स्वयं समाज सुधार में भागीदार, ठीक है। अगर न्यायाधीश, न्यायिक सक्रियता कैसे बनी रहेगी, जब न्यायाधीश खुद चाहेगा ना कि समाज में किसी भी तरह की कोई विपत्ति, कोई परेशानी ना हो, कम से कम नागरिकों के साथ, कम से कम उनके अधिकारों के साथ, तो ऐसे में वो खुद एक्टिव होना चाहेगा, तभी तो वो चीजों को प्रॉपर वे में कर पाएगा, है ना। अगर उसका खुद का मन नहीं होगा, उसके मन में कोई इंटेंशन नहीं होगी समाज सुधार को लेके, तो वो क्या, जितने केस आएंगे बस उन पे किसी तरह अपना निपटारा देगा, अपनी सैलरी लेगा, निकलता बनेगा, चलता बनेगा, है। चलिए, अच्छा, ये वाली बातें किसने कही थी ये जान लेते हैं कि डॉक्टर बी.एल. बघेरा ने, है ना। ये किसके अनुसार ये बात है, डॉक्टर बी.एल. दिख रहा है, बी.एल. बघेरा, है ना। इन्होंने ये सारी बातें कही हैं, ये याद रखना, ठीक है। सबने कई, जो और भी कई लोग, और भी लोग हैं जिन्होंने कुछ इसके बारे में, न्यायिक सक्रियता के बारे में कहा, उन्होंने अलग बात कही, उन्होंने अलग बात कही। तो डॉक्टर बी.एल. बघेरा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं और किसी ने कुछ बात कही है न्यायिक सक्रियता को लेकर, वो कौन व्यक्ति है, एक जने हैं आपके सुभाष कश्यप, है ना, नाम तो सुना ही होगा, है सुभाष कश्यप, ठीक है। अच्छा, उन्होंने न्यायिक सक्रियता को लेकर क्या शब्द प्रयोग किए गए या क्या डेफिनेशन दिए, उन्होंने कहा जब विधायिका उत्तरदायित्व फॉलो करने में विफल रहे, है ना, उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहे, ठीक है। तो क्या होगा, न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, है ना। अगर विधायिका ही अपने उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रही है, वही विफल हो रही है अपने कार्यों का निर्वहन करने में, तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि अगर कहीं बहुमत ही नहीं मिला हो, है ना। अब बहुमत नहीं मिला है तो एक क्या बात हो गई कि वहां पे किसी की सरकार ही नहीं है, कुछ चीज सही से प्रॉपर फंक्शनिंग में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। अगर किसी दल को अच्छे से बहुमत ही नहीं मिली है तो क्या उस समय सरकार अच्छे से चल पाएगी, है ना। तो क्या होगा, सरकार कमजोर या सुरक्षित होगी, है ना। बहुमत ना मिल पाने पर सरकार कैसी फील करेगी, कमजोर रहेगी, नहीं रहेगी, कमजोर रहेगी, असुरक्षित भी रहेगी। भाई आप पता नहीं कोई गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या बनेगी, कैसे बनेगी, तो जो भी होगा वो, अगर बहुमत प्रॉपर नहीं मिला है, उसको जितनी बहुमत चाहिए, तो फिर उस समय क्या, उसको अस्थिरता बनी रहेगी कि मैं आएगी सरकार में, आएगा नहीं आएगा, है ना, कुछ पता नहीं है, कोई गठबंधन करके आ जाए, कुछ पता नहीं है, कुछ पक्का। तो वो सरकार कैसी है, कमजोर भी है और असुरक्षित भी है। और जब आपकी सरकार ही कमजोर और असुरक्षित है तो क्या उस समय
जनता के न्याय के लिए न्यायिक सक्रियता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए सारी बातें घूम फिर के जनता के हित के लिए, क्योंकि जो देश है वो जनता से बना है ना, जनता की सरकार जनता के लिए है, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट। ये हम चीजों को हमें पता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा संविधान है, संसद है, ये सब किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है। तो जहां जनता का हित नहीं हो रहा है वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे आ जाती है दिक्कत। तो न्यायिक सक्रियता का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अगर बहुमत नहीं मिल पाया, सरकार कमजोर या असुरक्षित है, तो ऐसे में निर्णय लेने में अक्षम रहेगी। तो और क्या हो सकता है? एक और बात हो सकती है, जो व्यक्ति सत्ता में है ना, सत्ताधारी दल निर्णय लेने में असमर्थ है, ठीक है। कई बार आपने क्या देखा है कि राजनीति में देखिए जातिवाद बड़ा आता है ना, जातिवाद फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है जानबूझ के, कि क्या होता है कि उनको लगता है इस जाति से मेरे को ये वोट आ जाए, अगर यहाँ पे इस तरह की जनसंख्या ज्यादा है तो कुछ ऐसा करेंगे कि ये जनसंख्या खुश होकर मुझे वोट दे दे। तो और कई बार क्या होता है, उनको ऐसे भी डिसीजन लेते हैं कि भाई ये वाली जनसंख्या नाराज ना हो जाए, वरना इतने वोट चले जाएंगे हमारे, है ना। जो भी चीजें हैं जातिवाद को लेके या और भी कुछ धर्म जाति, जिस हिसाब से क्या होता है, ज्यादातर आप राजनीति ये सभी देखते हो और इस लेवल पे आप आते हो कि आपको इतना तो समझ आता है कि कैसे लोगों को सांप्रदायिकता जाति के नाम पे वोट के बेस में बांटा जाता है। तो क्या वो ऐसे में क्या होता है, वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना। उनको ये रहता है कि ऐसा ना मैं ये काम कर दूं और उससे उधर की जनता नाराज हो जाए और वो वाले वोट मेरे चले जाए, मेरे खिलाफ हो जाए, वो वोट मुझे नहीं मिलेंगे तो उधर से किसी और को मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में न्यायिक सक्रियता का होना आवश्यक है या नहीं है? क्यों भाई? कि वो क्या करेंगे, उनको जो स्टैंड लेना चाहिए एक्चुअली में वो नहीं लेंगे, सिर्फ इस नाम पे नहीं लेंगे कि भाई इधर के वोट चले जाएंगे मेरे। तो अगर उनके पास कोई है नहीं, है ना, कोई उनसे ऊपर है नहीं जो ऑथोराइज, जो कि भाई तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, तुम्हें सही रास्ता पे काम करने के लिए मजबूर कर सके, तो वो क्यों करेंगे वो काम? वो तो अपने हित में करते रहेंगे, जहां से वोट मिलने के जो चांसेस है उस हिसाब से वहां पर ऐसा तो नहीं होगा ना। वोट पाने के हिसाब से अगर हम जातिगत नीति को अपना के काम करेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा, ना कि हमें यहाँ से वोट चाहिए, उनके फेवर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इस देश की इस प्रकार की जनसंख्या कम है, इसको छोड़ देते हैं, जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या उनके फायदे नहीं है। तो गलत हो गया, गलत तरीका है। तो इसी को सही ढंग का सही से कानून में लाने के लिए किसकी जरूरत है? न्यायिक सक्रियता की, जो वही इस बात की देखरेख करेंगे, ठीक है। तो अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो ऐसे सिचुएशंस में, है ना, जहाँ पे जातिगत निर्णय कैसे रिलेटेड निर्णय लेने हैं, ज्यादातर जब ऐसे होता है वोट होने के डर से किसी भी तरीके से, ऐसे में न्यायिक सक्रियता का होना आवश्यक हो जाता है, ठीक। अब एक और बात किसी ने कही है, डॉक्टर वंदना जी, आई थिंक हमें डिस्प्ले चेंज करने की जरूरत है, फिर लिखते हैं डॉक्टर वंदना जी की बात कि उन्होंने क्या कहा है इस विषय में। चलिए हम जानते हैं कि जो डॉक्टर वंदना जी हैं उन्होंने इस विषय में क्या कहा है, किस विषय में? न्यायिक सक्रियता के विषय में। तो हेडिंग डालते हैं न्यायिक सक्रियता के विषय में डॉक्टर वंदना ने, है ना। डॉक्टर वंदना, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है इस बात को जान लेते हैं। उन्होंने देखिए, उन्होंने प्रशासन को लेकर कुछ चीजें कही है कि जो प्रशासनिक सुधार है ना, क्या है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उसमें जो सुनवाई है ना, उसके अधिकारों को विस्तार, उसके अधिकारों का विस्तार, उसके लिए क्या आवश्यक है? न्यायिक सक्रियता। कैसे आवश्यक है? हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रशासनिक विषयों की सुनवाई, विषयों की सुनवाई के अधिकार में विस्तार, है ना, प्रशासनिक विषयों में सुनवाई के अधिकार का विस्तार, ठीक है, ये भी ब्लैक किया। प्रशासनिक विषयों के सुधार के अधिकार में विस्तार, है ना, अधिकार में विस्तार, ठीक है। और क्या है?
अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल है ना, अत्यधिक प्रतिनिधित्व मंडल। कैसे कि जैसे अगर कुछ बात है या कोई भी हाँ कुछ भी कार्य है ना, किसी भी या मान लो कि किसी जनता के किसी हित के लिए कोई बात है, उसको किसी तरह उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जैसे जो नेता होता है जनरली, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं अपने मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। जो हमारे गांधी जी थे वो क्या थे, वो जैसे नमक आंदोलन था, उन्होंने क्या किया, लोगों को जोड़ा और उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, फिर लीडर कौन था उसका, उसके लीडर थे कि गांधी जी थे। तो देखिए अगर कुछ चीज है, कुछ ग्रुप है, एक व्यक्ति का भी होता है, सपोज एक व्यक्ति का जब केस होता है, कोर्ट में केस होता है, तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, उसको लॉयर कर रहा होता है, नहीं कर रहा था। तो ये जो न्यायिक सक्रियता है, इसमें क्या किया, किस लिए, क्या रीजन है इसका न्यायिक सक्रियता का होने के लिए, कि अत्यधिक प्रतिनिधित्व मंडल है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना, जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, न्याय के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसा ना हो कि देखिए अगर कोई होगा नहीं तो उनके पास क्या ये होगा कि कोर्ट में सीधे चले जाए, कोई ना कोई तो उनके लिए बोलने वाला, कानून समझाने वाला, बताने वाला कि भाई तुम्हारे साथ ये चीज हुई है, ये कानून में नहीं, ये नहीं हो सकती है, या तुमने ये किया, ये गलत है, कानून के तहत नहीं, उसको क्या पता चलेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हो सकता है वो डॉक्टर हो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आम आदमी हो, डॉक्टर हो सकता है कुछ और हो, टीचर हो, लेकिन उसको लॉयर के कानून का संविधान का इतना अच्छा ज्ञान ना हो, तो उसको प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। तो अत्यधिक प्रतिनिधित्व मंडल, ठीक है। और क्या बात हो सकती है, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। देखिए मेरी तबीयत तो है खराब, पर मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की तबीयत खराब हो, चाहे ठंडी है चाहे जो भी दिक्कत है, अपने आप को सेफ रखना फ्लो का कर्तव्य है। इस समय पढ़ाई के साथ साथ खुद को सुरक्षित रखना भी कर्तव्य होता है ना। मेरी तो ये अब मैं चाहे जितना भी बीमार रहूंगी, मेरे को कल क्लास तो लेनी ही लेनी है, एटलीस्ट इंडियन पॉलिटी का सिलेबस तो टाइम पे खत्म होना चाहिए ना, ताकि आपको रिवीजन की जितने चैप्टर हो चुके हैं उनकी रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो मैं जैसी भी रहूंगी, जैसे कंडीशन है, बीमार हूँ क्या हूँ कैसे हूँ, मैं करा ही दूंगी कवर, उसकी टेंशन मत लेना, जो थोड़े से चैप्टर बचे वो हो जाएंगे ना। चलिए हाँ, मुझे रजाई ओढ़ के क्लास लेनी पड़ेगी तो मैं ले दूंगी क्लास, ठीक है। चलिए प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए और क्या, पारदर्शी सरकार के को बढ़ावा देने के लिए, है ना, पारदर्शी सरकार, ओपन गवर्नमेंट सुनी है, पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगर आपसे एक समीक्षा पे और न्यायिक सक्रियता पे सवाल आ जाता है तो इतना सब कुछ लिख दोगे, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब देखिए पूरा भरा, आपको जितने शब्द है शब्दों की लिमिट को देखते हुए लिखना है ना, 250 शब्द भी हैं, ऐसा तो नहीं कितना लिखना है, तो मेरे हिसाब से इतना जितना पढ़ रहे हो, जितना इसमें इस चीज से कवर करोगे उस हिसाब से न्यायिक सक्रियता के विषय में बहुत अच्छे। इन जनरल ये सवाल मेंस में आने के चांस नहीं है, बस चीज आ सकता है, तो आपको हर चीज ऐसे पढ़ के रखनी होगी भाई मेंस में मुझे लिखना पड़ सकता है इसके विषय में, ठीक है। तो इतना अच्छे से लिखोगे तो आपको प्रीलिम्स का एक भी सवाल छूटने का कोई आसार नहीं बचता है ना। अगर आप मेंस में इस चीज को प्रिपेयर कर लोगे तो गारंटी है 101% की प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने के लिए, अवमानना शक्ति का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए, आदेश पास करना है। चलिए न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक कौन कौन है ये जान लेते हैं हम। हेडिंग डालें, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक, ठीक है। हेडिंग है न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक, ठीक है। उपेंद्र बख्शी प्रमुख न्यायवादी हैं, इनका नाम है उपेंद्र बख्शी
बख्शी या बख्शी है ना, ऐसे लिखना। उपेंद्र बख्शी जो है वो क्या है, प्रमुख न्यायवादी। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उपेंद्र बख्शी जी ने कुछ बातें बताई हैं न्यायिक सक्रियता के लिए, जैसे कि सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, है ना, या नागरिक अधिकार कार्यकर्ता या उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, कहने का मतलब है कि न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक कौन कौन है, इन्होंने बताई है कि कौन कौन है, यानी कि किस किस ने कौन कौन इनके लिए काम करता है या किस किस ने इनके लिए काम किया है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनी हुई हैं इनके अंतर्गत न्यायिक सक्रियता को जान लेते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, किसने बताई है ये बात, किसने कही है इस पर बात, जो भी कही है उपेंद्र बख्शी, जो क्या रहे हैं आपके प्रमुख न्यायवादी रहे हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, पहला क्या है, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। नाम से पता चल रहा होगा कि काम क्या है ना, नहीं चल रहा होगा तो मैं इसके बारे में भी आगे बता दूंगी, पहले लिखवा देती हूँ, ठीक है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, जन अधिकार कार्यकर्ता, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, है ना, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, जन अधिकार कार्यकर्ता, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, बंधुआ मजदूर समूह, है ना, बंधुआ मजदूर समूह। नाम से ही पता चल रहा होगा कि किन विषयों पर कार्य करते होंगे, है ना, समझ लो, नाम से पता चल रहा होगा कि किससे, पर्यावरण कार्यवाही के लिए नागरिक, है ना, पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए, नाम से पता चल रहा होगा कि किसके लिए होंगे, पर्यावरण इनके नाम में आ गया, आपके दिमाग में आ गया कि भाई पर्यावरण की रक्षा से संबंधित कुछ काम करते होंगे, है ना। बाल अधिकार समूह, नाम से पता चल रहा होगा किस विषय पे काम करते होंगे ये, ठीक है, अगर दिखे ना तो मैं बोल भी देती हूँ। बाल अधिकार समूह, महिला अधिकार समूह, बाल से याद आ जाएगा तुरंत की महिला अधिकार समूह, है ना, बाल लिखते आपको याद आ जाएगा महिला अधिकार समूह, ठीक है। मीडिया स्वायत्ता समूह, मीडिया स्वायत्ता समूह, ठीक है। बाल अधिकार हो गया, मीडिया होगा, हिरासती अधिकार समूह, है ना, लिखते हैं उसको, यार तुम हिरासती अधिकार समूह, ठीक है, ये नंबर आपका 9 मेरे हिसाब से। नागरिक अधिकार, जन अधिकार, उपभोक्ता, बंधुआ, निर्धनता अधिकार समूह, है ना, निर्धनता और निर्धनता एक उनसे भी होता है ना, मूलवासी जन अधिकार समूह, मूलवासी जन अधिकार समूह, जन अधिकार समूह, ठीक है। चलिए, अच्छा, जैसे बात है अब यहाँ पे हम कर रहे हैं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, तो इनके काम क्या होते हैं, ये समूह मुख्यतः नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर कार्य करते होंगे, या तो वो मामले कैसे होंगे, नागरिक होंगे मामले, है ना, या फिर कैसे मामले होंगे, वो राजनीतिक मामले होंगे, ठीक है। ये जो भी समूह है, जो भी ये कार्यकर्ता लोग हैं, ये किस विषय पर काम करेंगे, या तो वो कैसे मुद्दे होंगे, नागरिकों से जुड़े कोई मुद्दे होंगे, या फिर वो राजनीतिक मुद्दे जुड़े होंगे, सिंपल सी बात है, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जो। अब अगर जन अधिकार कार्यकर्ता है तो ये समूह कैसे कार्य करेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक, है ना, या तो ये सामाजिक कुछ मुद्दे होंगे, या फिर वो मुद्दे कैसे होंगे, आर्थिक मुद्दे होंगे, है ना, इनसे जुड़े विषयों पर काम करते होंगे। अच्छा देखिए, उपभोक्ता, नाम से अगर आपको समझ आ रहा है तो ये समूह राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की जवाबदेही के ढांचे से उपभोक्ता अधिकार संबंधी जितने उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित मामले हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, ये
आपको उपभोक्ता वाले में आ जाएंगे। सिंपल नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इनके काम क्या है। हालांकि लेकिन आपको ये नाम याद होने चाहिए, जैसे नागरिक अधिकार है, जन अधिकार है, उपभोक्ता अधिकार है, बंधुआ बंधुआ मजदूर अधिकार है, बाल अधिकार है, महिला अधिकार है ना, या फिर मूल जनजाति का अधिकार है, मूलवासी का अधिकार है, मीडिया स्वायत्तता का अधिकार है, या फिर पर्यावरण वाला अधिकार है। तो इन सारे नाम याद होने चाहिए, बाकी आप इसमें गलत रूप से लिख पाओगे, है ना। तो बंधुआ मजदूर में यही है कि ये समूह भारत में मजदूरी दास्ता के उन्मूलन के लिए है ना, कहीं पे भी कोई दास प्रथा का प्रयोग नहीं हो रहा, तो मजदूरों का उनका मजदूरी उन्मूलन ना हो, उन्मूलन उनके लिए है, यानी कि कोई मजदूरों का उन्मूलन ना हो, ऐसा ना हो कि उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही हो ना, या बेगार मजदूरी कराई जा रही हो। बेगार मजदूरी समझते हो, बंधुआ मजदूरी समझते हो, तो ऐसी कोई दास प्रथा ना चलाई जा रही हो, दास्ता जिसे बोलते हैं वो ना चलाई जा रही हो, उसको रोकने के लिए, उसको ठीक ठाक रखने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है उसको उसके हिसाब का जो पे स्केल है जो सैलरी मिलती है वो उसको फिक्स दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बंधुआ मजदूर बनकर काम करेगा, कि परमानेंट जो उसका होगा काम तो वो सारा करेगा और बेगार मजदूर भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पेमेंट के वो तुम्हारा कोई काम करेगा। सिंपल सी बात है। पर्यावरण कार्यवाही समूह यही है कि ये समूह न्यायिक सक्रियता को बढ़ते पर्यावरण गिरावट तथा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे, यानी पर्यावरण का ध्यान रखेंगे कि प्रदूषण को कम से कम किया जा सके, प्रदूषण को खत्म किया जा सके। बाल अधिकार सिंपल सी बात है कि शिक्षा का अधिकार उनको जो भी मिलना चाहिए। 14 साल से व्यक्ति को आप मजदूरी नहीं करा सकते हो, है ना, बाल अधिकार में आएगा। और क्या कहते हैं, हाँ, फर्स्ट टू 8 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मिलेगी। तो ये सारे बाल अधिकार है ना। उनसे आप 14 साल की उम्र के कम तक बच्चे से आप कोई किसी तरह का काम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते, और फर्स्ट टू 8 क्लास तक की आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जो कि कंपलसरी है, ठीक है। तो मिली है, और कैसे मिली है, मुफ्त मिली है। सेम महिला के लिए जो अधिकार है ना, शोषण नहीं हो सकता, उनके साथ क्या है, उनको बराबरी का अधिकार है, उनको भी बराबर की मजदूरी मिलेगी, ये सारी चीजें इसी में आएंगी। अच्छा, निर्धनता अगर कहीं सूखा या अकाल पड़ जाता है, किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है, तो उनके खाने पीने की सुविधा करना किसकी जिम्मेदारी आती है, न्यायिक सक्रियता के तहत सरकार की जिम्मेदारी आती है, ठीक है। और क्या है, मूलवासी जनाधिकार समूह, ये समूह वनवासी संविधान के 5वें और 6वें अनुसूची के नागरिक तथा असंगठित संबंधी अधिकारों के लिए कार्य करते हैं ना। आप सभी को पता होगा जो 5वीं या 8वीं 5वीं और 6वीं है ना अनुसूची है, उसमें इनके बारे में बताया गया है ना, इनके अधिकारों की सुरक्षा के बारे में और उनके अधिकारों के विषय में बात की गई है, ठीक है। निर्धनता हो गया। अच्छा, मीडिया स्वायत्तता बचा है। तो क्या है, ये जाहिर सी बात है, प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर बात हो रहा होगा मीडिया में, है ना, जो अखबार छापते हैं, जो न्यूज लाते हैं, उनकी स्वतंत्रता को लेकर बात हुई। अच्छा, एक हिरासती समूह है। हिरासत से आपको क्या समझ आएगा कि भाई वो प्रिजनर जो जेल में रह रहे हैं वो व्यक्ति, है ना, तो इनके अधिकार, इनके भी तो अधिकार है ना, आज के समय में तो इनके भी अधिकार है, तो इनके अधिकारों की रक्षा। ऐसा ना हो कि ये अपनी सजा भुगतने के लिए जेल में गए हैं, पर इनके साथ किसी अलग प्रकार का ही टॉर्चर हो रहा है, यानी कि जिस सजा के अधिकारी है, जो सजा इनको दी गई है संविधान में, जो सजा इनको न्यायालय में दी गई है, वही सजा ये काटने जेल में गए, इसके अलावा और किसी अत्याचार का इनको शिकार ना होना पड़े। और जैसा कि इनके भी कुछ अधिकार है, वो खाना पानी जो भी चीजें हैं वो इनको सही मिले, प्रॉपर मिले, है ना। ऐसा ना हो कि इनके हिस्से का खाना 50 मान लो कहीं जेल में 1000 कैदी हैं या जितने भी हैं, उनको खाना ना देके, उनको पता चले अंदर एक टाइम खाना दे रहे हो और एक टाइम का खाना तुम बाहर ठेला लगा के बेच रहे हो, है ऐसा कुछ ना हो जाए। और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, न्यायिक सक्रियता को लेकर जो कुछ आशंकाएं हैं, है ना, न्यायिक सक्रियता को लेकर कुछ आशंकाएं, यानी कि कुछ मन में डाउट, कुछ शक, कुछ क्लैरिटी का ना होना, किसी प्रकार के डर का होना कि भाई ये न्यायिक सक्रियता से ये वाली दिक्कत हो सकती है, तो ये क्या है वो जान लेते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो किसने कही है, बख्शी जी ने ही कही है। तो हम हेडिंग डालते हैं न्यायिक सक्रियता को लेकर भय। न्यायिक सक्रियता की आशंका या भय, आशंका भय, ये क्या है हमारी हेडिंग है, ठीक है।
इस विषय में किसने बात करी है? इस विषय में बात करी है बख्शी जी ने, ठीक है। चलिए हाँ लिख लें, बख्शी जी ने कही इस विषय पे जो बात कही है। बख्शी कौन है? बख्शी, ये क्या लिख दिया आपने? बख्शी जी क्या है? न्यायविद है या नहीं है? भाई ये मार दो ना, दो बार रिफिल कर दिया, पता नहीं दिक्कत क्या है इनके साथ। सारे रोज रोज खत्म ऐसे थोड़ी होता है कि रोज ही खत्म हो जाता है। चलिए अच्छा एक चलिए नेक्स्ट विक्रेता की आशंका या आशंका, इनका नाम क्या है? उपेंद्र बख्शी, पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख दे। कौन है? न्यायवादी। हाँ न्यायवादी। चलिए अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है भाई देखो मैं ना 6 के 6 मार्कर 5 ले लिया हाथ में, अगर अब भी इन्होंने दिक्कत करी ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। चलिए हाँ इन्होंने क्या कहा है कि चाहे ईमानदार से ईमानदार न्यायवादी क्यों ना हो, मतलब न्यायाधीश क्यों ना हो, उसके मन में भी किसी न किसी प्रकार का भय, डर या आशंका होती है। तो वो किस किस प्रकार के भय या फिर डर या फिर आशंका है, तो क्या है वो पढ़ लेते हैं। विचारात्मक भय या आशंका, विचारात्मक भय या फिर आशंका डाल सकते हो खड़ी। चलिए इसको रिजेक्ट किया हमने आपकी आंखों के सामने, ठीक है। मीमांसात्मक है हाँ? इसमें भी आपको मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए वैधता संबंधी है ना, वैधता संबंधी है। और क्या हो सकता है? प्रबंधन संबंधी है ना। रिजेक्ट करने की जरूरत है लोकतंत्रात्मक संबंधी भय है ना, आत्मवृत्त भय है ना, सोल वाला। अब ये भय क्या है और क्यों है ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लाइन पूरी लिख दो ना, वैसे ही हो जाता है। अगर वो जल्दी जल्दी लिखते हो शायद इसलिए। चलिए विचारात्मक भय, ठीक है, विचारात्मक भय है, मीमांसात्मक भय है, वैधता संबंधी भय है, प्रबंधन भय, लोकतंत्रात्मक भय, आत्मवृत्त भय। पहले हम देखेंगे इसको, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, थी सब कुछ सही आ रहा है। विचारात्मक भय कैसा भय होगा? आपको क्या लग रहा है? विचारात्मक भय क्या भय रहा होगा? है या अभी भी है? सभी न्यायाधीश जब तक न्यायाधीश रहेंगे, देश रहेगा, संसार रहेगा, तब तक चलेंगे। ये भय है कि क्या कार्यपालिका या फिर विधायिका की जो शक्तियां हैं, क्या वो जो न्यायिक सक्रियता या न्यायपालिका है वो उनकी शक्तियों को भी हड़प रहा है? क्यों भाई, क्यों ऐसा भय आ रहा है? क्योंकि देखा गया है कि जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका और विधायिका के कार्य संचालन में क्या करता है? ध्यान रखता है, निगरानी करता है और उनको सही काम करने के लिए बाध्य करता है। तो एक भय है, विचारात्मक भय है, सिर्फ इसको कोई एक्शन नहीं लिया जाए कि क्या है कि क्या ये जो न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता है, क्या ये कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अपने में सीमित करने की कोशिश कर रहा है, उनको कम करने की कोशिश कर रहा है, उनसे
ये है विचारात्मक भय। अगर बात करें मीमांसात्मक भय का, तो मीमांसात्मक भय क्या कहता है? अच्छा, ये किसने? ओके। हम्म हम्म चलिए क्लास के बाद चाय, हाँ किसने पियेंगे पियेंगे भी क्लास लेके तो भाई चाय वाय पीनी है, ठंडी चाय वाय पीते करो, हम पीने ठीक है, पर हम पियेंगे क्लास के बाद। बज रहे हैं अभी रात के आपके, सबको पता है क्यों बताऊं मैं लाइव क्लास तो चल रही है, टाइम बता दो क्या ही फायदा है। चल अच्छा मीमांसात्मक है, देखिए ये भय कैसा है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट रहे, बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी रहे, तो उनका ये मीमांसात्मक भय क्या रहता है कि क्या इनको इनके बराबर का ज्ञान है। मान लो एक अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री के नाम पे मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत फेमस व्यक्ति है इस विषय में अर्थशास्त्र के नाम पे, है ना? तो उनको वित्त की बहुत ज्यादा समझ है ना, इकोनॉमी की बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत ज्यादा लेवल पे पढ़े लिखे हैं वो अर्थशास्त्री, ठीक है। तो क्या क्या जो ये न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता वाले हैं, क्या ये उस विषय तक की जानकारी रखते हैं? क्या ये हर विषय की जानकारी रखते हैं? है ना, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए एक क्या ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सारे क्या होंगे, एक बहुत बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस बहुत बड़ा जो सर्जन हो उसकी बात करें, छोटे में अभी एमबीबीएस बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा सर्जन स्पेशलिस्ट को क्या उस तक की जानकारी रखते हैं? क्या ये परमाणु बम तक चलाने की जानकारी रख सकते हैं? क्या अर्थशास्त्र में यानी कि संस्कृत में उछाल आने तक की जानकारी रखते हैं? क्या ऐसा कुछ होता है ना? ये कैसा है, ये एक प्रकार का भय है, ठीक है। तीसरा भय क्या है? प्रबंधन संबंधी, है ना, ठीक है। ये वैधता संबंधी प्रबंधन, अच्छा अभी प्रबंधन की बात, वैधता संबंधी है ना। हाँ, क्या ये प्रबंधन संबंधी भय क्या है कि क्या ये जो भी जनहित याचिकाएं आती है उनका सही सही से सब कुछ निपटारा या निपटान कर देते हैं? क्या ये किसी भी जनहित याचिका का उल्लंघन नहीं करते हैं? है ना, मतलब जो भी जनहित याचिकाएं आ रही हैं, जो भी क्या होता है वो लिटिगेशंस आ रही हैं, उन सबका एकदम सही तरीके से निपटार या फिर निपटान करते हैं, ठीक है। तो ये किस विषय में हो गया? ये वैधता प्रबंधन संबंधी हो गया ना, कि मतलब उनकी जो प्रोसीजर है कि इतनी अच्छी चल रही है कि क्या वो किसी भी जनहित याचिका की वो नहीं करते हैं, अनदेखा नहीं करते हैं, क्या उनसे कुछ जनहित याचिकाएं रह नहीं जाती, छूट नहीं जाती, क्या कुछ वो उनमें गलत नहीं कर देते हैं? ऐसा कुछ एक भय है, क्योंकि देखिए न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं, सारे जितने भी न्यायालय से बढ़ के हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं हमारे देश में, ठीक है, सर्वोपरि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो क्या वहां एक भय है कि ऐसा तो नहीं कि कोई जनहित याचिकाएं, क्या ऐसी कोई जनहित याचिका नहीं होती जिनसे अनदेखी हो जाती है ना? ये क्या भय है ना? वैधता संबंधी भय क्या कहेगा? वैधता संबंधी वो भी जनहित याचिकाओं को लेके या जनता के हितों को लेकर ही है कि यार जो ये किसी भी तरह से अपने जो भी चीजें इनको मिली हुई है, जो भी प्रतीक है, सच्चाई, ईमानदारी, है ना, भरोसा, जो न्यायालय के अंतर्गत आता है, क्या होता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो एकदम मान्य होता है, सर्वमान्य होता है ना। तो ये किस चीज पे, ये भरोसे पे ही तो मान्य होता है भाई। जो कि कोई कितना भी विवाद, कितना भी बड़ा विवाद क्यों ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पर जो फैसला दे दिया होता है वो क्या होता है, वो हर व्यक्ति के लिए मान्य होता है। और कैसे फोर्सफुली नहीं, वो बंदा उस हर बंदा अपने भारत देश का हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के हर फैसलों को क्या दिल से मानता है, रिस्पेक्ट के साथ उस फैसले को स्वीकार करता है, ठीक है। तो यही बात कहने की इसमें जो है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी भी तरह के जो सच्चाई, ईमानदारी, किसी भी जो भी चीज है जो न्यायपालिका से उम्मीदें हैं उनका कहीं कोई हनन या भरोसा तो नहीं तोड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा या ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर क्या लोकतंत्रात्मक है ना, जनहित याचिका वास्तव में क्या है, लोकतंत्र का पोषण कर रही है ना, या भविष्य में इसकी संभावना को, ऐसा तो
तो नहीं है कि भविष्य में ये जो संभावनाएं है इनको खत्म कर दे, है ना, ऐसा तो नहीं। ये क्या ऐसे मन के भय है ये, ठीक है, ये डर है, खाली ये आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली, न्यायपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो जाहिर सी बात है थोड़े से डर बनते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अभी जो लोकतंत्र चल रहा है ये कल को लोकतंत्र खत्म हो जाए, है ना, या खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, आत्मनिवृत्त भय क्या है? सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में मेरा क्या स्थान होगा? ये एक तरह का जैसे सेवानिवृत्त हो जाता है व्यक्ति, यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति का क्या स्थान रहेगा, है ना, वो क्या रह जाता है उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद। उसको देखिए इज्जत तो हमेशा मिलती रहती है ना, जो अगर अब हर किसी को जो 20-25 हजार रुपए की नौकरी करता है उसको तो कोई क्या ही पूछेगा, है ना, आज के जमाने में नहीं पूछता कोई। लेकिन जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं वो अगर जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी बातों की वैल्यू बहुत होती है ना, उनको उतने ही मान सम्मान मिलता है। तो इसमें सवाल यही है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में मेरा क्या स्थान होगा, है ना, अगर मैं इस प्रकार के बाद आवश्यकता से अधिक करूं, है ना, समझ लो कि अगर मैं ऐसी और बातें करूं, ऐसे और बात करूं, तो जो भी काम कर रहा हूं इसके रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय सेवा में मेरा और क्या स्थान रह जाएगा, इसके बाद क्या स्थान रह जाएगा। एक ये क्या है, ये भय से, भय है, आशंका है, डर है, सवाल है कि चलता है, होना भी चाहिए। चलिए न्यायिक संयम की पूर्व धारणा पढ़ते हैं हम थोड़ी सी। न्यायिक संयम एक शब्द है ना, न्यायिक संयम क्या है इस विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेडिंग हमने डालेंगे डिस्प्ले को चेंज करके, तो और हेडिंग क्या होगी, पहले तो न्यायिक संयम हेडिंग डालेंगे और न्यायिक संयम का अर्थ जो है वो समझेंगे। जैसे जो न्यायिक संयम, कुछ लोग बात करते हैं कि जो न्यायिक संयम है यानी कि जो न्यायाधीश के अधिकार है ना, वो थोड़े से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, थोड़े से सीमित होने चाहिए। संयम मतलब समझते हो ना, तो थोड़े से कैसे होने चाहिए यहाँ पे अधिकार, न्यायाधीश की भूमिका कैसे होनी चाहिए, थोड़ी सीमित होना चाहिए, है ना, मतलब उनका क्या मतलब है कि उनका अधिकार सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ इतना बताएं कि भाई कानून क्या है, ठीक है, ना कि कानून कैसे चलाना है और कानून कैसे बनाना है, ये वाली बात ना बताएं। यानी कि जो न्यायपालिका के अधिकार है, न्यायाधीश के अधिकार है, वो क्या होने चाहिए, थोड़े से कम होने चाहिए, थोड़े से सीमित होने चाहिए। ये किस विषय पे हम पढ़ रहे हैं, न्यायिक संयम हेडिंग डाल के पढ़ेंगे, है ना, यानी कि जो कानून बनाने का काम है वो उन्हें किस पर छोड़ देना चाहिए, विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए, ना कि न्यायपालिका को अपने हाथ में इस चीज को लेना चाहिए, ठीक है। उनके अधिकारों में थोड़ी सी कटौती की बात की जा रही है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं न्यायिक संयम। चलिए हेडिंग डालिए न्यायिक सक्रियता की पूर्व अवधारणाएं, है ना, न्यायिक सक्रियता की पूर्व अवधारणाएं। देखिए आपको बताइए अमेरिका से ली गई है न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है, कहां से हमने अडॉप्ट करी, ये हमने अडॉप्ट करी है अमेरिका से। तो उन्होंने कैसे अडॉप्ट करी, उनकी कुछ छह पूर्व अवधारणाएं हैं, यानी कि उससे पहले की कुछ अवधारणाएं, वो अवधारणाएं क्या थी, अवधारणा ये थी कि उनका मानना है या मानना था कि ये जो थी न्यायिक सक्रियता, ये लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि अलोकतांत्रिक है ना, अलोकतांत्रिक। क्यों लोकतांत्रिक है, क्योंकि ये इनके लिए चुनाव नहीं होते, ये निर्वाचित नहीं होती है ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ निर्वाचन है ना, जनता खुद चुनती है, तो जनता जब खुद चुनती है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की सरकार है, लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पे जनता लोगों का तंत्र है, लोग खुद ही चुन रहे हैं। पर जो लोकतंत्र, पर जो न्यायपालिका है वो इनका कहने का मतलब है कि भाई इसके लिए कोई निर्वाचन पद्धति तो अपनाई नहीं गई है, कोई वोटिंग या फिर ऐसे तो कोई प्रोसीजर अपनाया नहीं गया, तो ये क्या है, ये निर्वाचित नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये लोकतांत्रिक ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल दिया गया कि ये बंटवारे का सिद्धांत है ना, बंटवारे का सिद्धांत,
जो न्यायिक सक्रियता है ये किस लिए है कि बंटवारे का सिद्धांत जो है, शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत हुआ है। ये कैसे की शक्तियां विभाजित है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों में कैसा है, बंटवारे का सिद्धांत है। इसमें शक्तियों, शक्ति जो है, शक्ति विभाजित है, ठीक है, होनी भी चाहिए वैसे तो है, थोड़ी थोड़ी शक्तियां सबके पास होनी चाहिए है, बट फिर भी सर्वोपरि कौन है, आपका सर्वोच्च न्यायालय, मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से, आपके हिसाब से, संविधान के हिसाब से, है ना। तो बंटवारे का सिद्धांत है, शक्ति का बंटवारे का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, इन्हें मैंने क्या बोला कि न्यायिक समीक्षा की महाशक्ति के प्रश्नवाचकीय स्रोत है ना, न्यायिक समीक्षा के प्रश्नवाचकीय, समझ रहे हो, क्वेश्चनेबल है ये ना, प्रश्नवाचकीय स्रोत है ना, ठीक है। और नेक्स्ट न्यायिक समीक्षा के प्रश्नवाचकीय स्रोत हैं ये, है ना। तो जो ये क्या है, इनको क्या बोला गया, पूर्व अवधारणाएं, है ना। अगर पूर्व अवधारणाएं यदि आपके मन, आपके एग्जाम में कोई सवाल आता है तो थोड़ी सी जानकारी आपको इस विषय पे भी होनी ही चाहिए कि ये क्या है, क्यों कहा जा रहा है और किस लिए कहा जा रहा है ना, थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो न्यायिक सक्रियता के पूर्व अवधारणा में ये कि इसको क्या माना जाता है, अलोकतांत्रिक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई निर्वाचन की प्रोसीजर नहीं अपनाई जाती है, बंटवारे का सिद्धांत भी बोला जाता है ना, और न्यायिक समीक्षा के प्रश्नवाचकीय स्रोत भी माने जाते हैं। और क्या हो सकता है, इतना काफी आप लोगों के लिए, या कुछ और दिक्कत परेशानी आ रही, पहले एक बात बता दो कि अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं, अगर इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ या परेशानी हुई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना चाहो, या आपको लग रहा हो कि कुछ अपडेट करने की जरूरत है या फिर इसमें कुछ और अपग्रेड करने की जरूरत है, तो बताइए, क्योंकि क्लास आपके लिए चल रही है ना, आपके हिसाब से चलेगी, जहां आपको स्टक हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, उस विषय में बात करें, उस विषय में बताएं, ठीक है, उस पर सवाल करें या उसका सजेशन दें, है ना, जैसा आपको समझ में, क्लास आपको लेनी है, मुझे पढ़ाना है, पर मुझे उस हिसाब से पढ़ाना है जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे, आपको समझ आए, आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई सजेशन है तो करते रहिए, ठीक है। नोट इट करिए, नोट डाउन करिए, इसको कर लिया नोट। चलिए एक बात पढ़ लेते हैं, हम एक चीज पढ़ लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, बहुत हेडिंग डाल के करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां, है ना, इसी से रिलेटेड है, न्यायिक सक्रियता पर सर्वोच्च, ऐसे लिखिए, न्यायिक सक्रियता पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, न्यायिक सक्रियता पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, की टिप्पणी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, 2007 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कुछ बात कही थी, कुछ निर्णय दिया था, क्या था वो, 2007 की बात है, केस में उन्होंने एक मामले में बात की थी सर्वोच्च न्यायालय ने, कि बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि जो न्यायालय है ना, वो अपनी हद में, यानी कि अपनी सीमा में, यानी कि उसकी शक्तियां उसके क्षेत्र में जितनी आती है सिर्फ उन पर ध्यान दे, कार्यपालिका और विधायिका के काम करने की प्रणाली में वो हस्तक्षेप ना करे, यानी कि वो कार्यपालिका या फिर विधायिका में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करे, वो सिर्फ अपने कार्यों तक सीमित रहे, ठीक है। ये कब की बात है, 2007 की बात है, 2007 में, है ना, कि उनको कहने का मतलब उनकी शक्ति, उन्होंने कहा कि आए दिन ऐसे फैसले, ऐसे हमें सुनाई पड़ती रहती हैं, ऐसी बातें, ऐसे मुकदमे हमें सुनाई पड़ते रहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो न्यायपालिका है, हम ये पाते हैं कि उसने कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया, यानी कि खुद सब कुछ करने की कोशिश करी, खुद सर्वोपरि बनने की कोशिश करी। तो उनका यही कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दुस्साहस उनको नहीं करना चाहिए, जितने उनकी सीमाओं में जितने अधिकार क्षेत्र आते हैं उन पर ही उनको कार्य करने चाहिए, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका अपना कार्य कैसे करे इस विषय पर हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय का नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ अपने काम तक सीमित है, ठीक है। ये बात 2007 के
एक केस में, एक मामले में ये बात कही गई थी। किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आपको समझ लगे वो कर लीजिए। हाँ, तो जो बेंच थी, जो पीठ थी, बेंच मतलब समझ रहे हो ना, पीठ जो दो तीन चार पांच जज की जो एक बेंच होती है पर्टिकुलर, जो कोई बड़े मुकदमे होते हैं तो उसमें एक जज निर्णय नहीं देता है, एक पूरी बेंच होती है जिसे पीठ बोलते हैं। तो चार तीन होते हैं, पांच होते हैं, ज्यादातर ये इसमें कोशिश होती है और नंबर्स हुआ करें, इससे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, ताकि निर्णय लेने में थोड़ी सी आसानी हो ना। अगर चार व्यक्ति हैं तो ऐसा भी हो सकता है दो ने हाँ बोल दिया, दो ने ना बोल दिया, इक्वल पे हो जाएगा, टाई हो जाएगा। तो पांच रखते हैं और नंबर, ताकि या तो दो तीन ना बोलेंगे या तीन हाँ बोलेंगे, तो मतलब जिसमें भी ज्यादा नंबर होंगे जिस फैसले में, उस फैसले को मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें टिप्पणी क्या थी? न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित करने की बात थी, यानी कि ये विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। ठीक है, एक लाइन से लिख दूं कि न्यायपालिका, जिससे आपको याद आ जाएगा कि किस विषय की बात हो रही है ना, जब पढ़ोगे एक लाइन लिखी होगी ना इससे रिलेटेड। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में न ले, अपने हाथ में ना ले, है ना। ऐसी कई बातें कही गई हैं जो आपको मैंने बता दी है, इससे आपको ध्यान आ जाएगा ना। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में न ले। आज को जब पढ़ रहे आप घर पे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा इसमें और कौन कौन सी बातें कही गई है ना। तो ये अधिकार सीमित है, अपने अधिकार क्षेत्र में है, उनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप ना करें, है ना। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में। चैप्टर छोटा सा था, आपको समझ आ गया, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, देन प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बट आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको इसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करनी है। ठीक है, वी नीड मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन सो दैट वी कैन राइट आंसर्स इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स में वो टिक मार्क करेंगे और मार्क शीट करेंगे, बट स्टिल हमें नॉलेज होगी तभी होता है। ठीक, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ होती है देन प्लीज आस्क मी। और चलिए अभी ध्यान रखिए अपना, अपनी सेहत का ध्यान रखिए अच्छे से। देखिए, if money is lost then nothing is lost, है ना, but if health lost then something very important lost, है ना। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। और एक और बात, आपको हमेशा ये कोशिश करते रहना है कि किसी व्यक्ति, किसी जानवर की किसी भी तरह की हानि की वजह बने, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी जानवर, किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। जितनी कोशिश कर सकते